Hello, once again, welcome to CACP IS Academy. Myself, Apurvo. Today's date is 5th of April. Let's start our newspaper analysis. As you know that prelims are approaching, if you are interested in crash course, that is our fast track crash course is there, where you will be getting capsule classes along with test series, 10 copies of smart books along with MCQ discussions, continuous MCQ discussions, which will be happening in our app live, and the classes are going on. You will get the CNA magazines, means if you want to get the monthly compilation of 24-25, then you can subscribe to this course, which is just only at 6,499. And if you are interested in taking the foundation batch, there is also a batch named as Parakram batch, where this set of faculties will be teaching you both offline and online. So you can call us in this number, or you can also visit our website, also download our app. So let's look into the topics. What will be the topics that we will be discussing today? आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो असम ट्रिब्यून एज वेल एज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है अबाउट द कोच राजबोंगसेज, which belongs to GS1 paper of Indian society. Next we will discuss India Sri Lanka, where we will be discussing about the issues, what are the challenges between the relationship of India and Sri Lanka. Then we will also see certain basics, certain technicalities, because what will happen, what will be the effect in India's GDP due to the रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज्ड बाय US. उसके बाद हम जानेंगे थोड़ा बहुत अबाउट द अगस्त्य मलाई, जिसको भी आज द हिंदू में कवर किया गया है, और एक जगह का नाम है थिंजवल, उसके बारे में भी हम आज देखेंगे. अगर आपको ये PDF चाहिए, इस CN एनालिसिस का PDF, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ @CSCP_Assam, और यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस QR. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ कोच राजबोंगसी. So why we are covering this news? Because this is a community in Assam. This is a very popular community in Assam, or maybe some of the viewers are also belong to that community. तो आप लोग भी उस community के हो सकते हो, कुछ मेरे viewers. तो कोच राजबोंगसी ये असम का एक बहुत ही important community है, तो उसका कुछ इश्यूज़ बहुत सालों से चल ही रहा है, तो उसको आज कवर किया गया है इन असम ट्रिब्यून, हिंदू और एक्सप्रेस में. सो जहाँ पर क्या किया गया, व्हाट इज़ द न्यूज़ इज़ असम गवर्नमेंट टू ड्रॉप केसेस अगेंस्ट कोच राजबोंगसीज इन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल. मतलब कोच राजबोंगसीज के कुछ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केसेस पेंडिंग थे, अराउंड 28,000 केसेस वर पेंडिंग, उसको असम गवर्नमेंट ने ड्रॉप करने के लिए कहा है, विच विल कम अंडर द टॉपिक इंडियन सोसाइटी. तो उसका रेलिवेंस क्या है हम देखते हैं. इट इज़ रेलिवेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, असम रिलेटेड या फिर नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर डिफरेंट अदर कम्युनिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस प्रीलिम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. और मेंस पर्सपेक्टिव में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्राइबल ग्रुप्स या फिर कुछ कम्युनिटीज़ विच आर कंसिडर्ड एज वल्नरेबल, हु हैव सम सर्टेन रीजनल इशूज़ ड्यू टू सर्टेन हिस्टोरिकल कॉज और कल्चरल कॉजेज़, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में आपके आ सकते हैं. लैंग्वेज इशूज़ या फिर करंट स्टेटस को लेकर भी मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट क्या है. न्यूज़ में आया है कि अराउंड 28,000 केस जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में पेंडिंग था, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको ड्रॉप करने के लिए बोला है. तो अगर ये 28,000 केस अगर फॉरेनर ट्राइब्यूनल से विड्रॉ कर लिया जाए, तो क्या होगा कि जो 28,000 लोगों के नाम के आगे जो D मतलब डाउटफुल वोटर का टैग जो लगा हुआ है, वो टैग रिमूव कर दिया जाएगा, और ग्रेसफुली उनको वोटिंग राइट्स जो कि हर एक सिटीज़न एज़ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको दिया जाता है, वो उनको भी दिया जाएगा. तो हमें इस न्यूज़ से क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अबाउट द कोच राजबोंगसी कम्युनिटी. सो देखते हैं यहाँ पर कि हमें, एज आई हैव टोल्ड यू कि दे इनहेबिट, देयर अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन असम, एज वेल एज दिस कम्युनिटी ऑल्सो इनहेबिट्स द नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल. सो ये पार्ट आपको याद रखना है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीलिम्स आ रहा है, तो ये जो 2 महीना हमारे हाथ में है, हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रीलिम्स या फिर फैक्चुअल चीज़ें डिस्कस करेंगे, और मेंस भी करेंगे, क्योंकि मेंस इज़ मेन, ये इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के बाद हम मेंस भी क्लियर करना है हमें, पर
प्रीलिम्स थोड़ा सा ज़्यादा हम फोकस करेंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके साथ असम और वेस्ट बंगाल के साथ साथ भी मेघालय और बांग्लादेश में भी कोच राजवंशी कम्युनिटी का एक साइजेबल प्रेजेंस देखने को मिलता है। उसके साथ जो ये कोच राजवंशी कम्युनिटी है, ये असम में, प्रेजेंट डे असम में ये हिस्टोरिकल एक सिग्निफिकेंस है, बिकॉज जो कोच राजवंशी कम्युनिटी है, इन्होंने बहुत साल असम में राज किया है। नेक्स्ट जो हमें देखना है कि कोच राजवंशी कम्युनिटी का डिमांड क्या है। ये द कम्युनिटी इज़ डिमांडिंग एसटी स्टेटस, इट इज़ डिमांडिंग द एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ऑलराइट, कोच राजवंशी कम्युनिटी के साथ साथ और ये सब कम्युनिटी इन असम भी है, जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अलॉन्ग विथ कोच राजवंशी कम्युनिटी who among the other communities also demanding the ST status from the government। वो है आदिवासी कम्युनिटी, अहोम, चुतिया कम्युनिटी, मटक और मोरान। आदिवासी, अहोम, चुतिया, मटक और मोरान, ठीक है। तो ये जो है हमको याद रखना है। तो आदिवासी कम्युनिटी कौन है? दे आर द ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो ब्रिटिश ने सेंट्रल इंडिया से उन्होंने असम में लाए थे। दे बेसिकली बिलोंग टू द टी गार्डन वर्कर्स। ब्रिटिश दे माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया इनटू द असम टी गार्डन एज वर्कर्स। तो वो कम्युनिटी बिलोंग करता है फ्रॉम द आदिवासी कम्युनिटी। नेक्स्ट इज द अहोम कम्युनिटी हु वॉज द डोमिनेंट वॉरियर कम्युनिटी that established the Ahom kingdom in Assam। ये असम हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो असम हिस्ट्री में ऑब्वियसली यू हैव कवर्ड द अहोम्स। नेक्स्ट इज द सुतियाज वंस रूल्ड पार्ट्स ऑफ अपर असम बिफोर द अहोम एनेक्सेशन। कि अहोम जब असम को एनेक्स किया था उससे पहले ये सुतिया कम्युनिटी इट वाज देयर प्रेजेंट इन असम रूलिंग इन द अपर असम पार्ट्स। मटक दे emerged फ्रॉम द मोआमोरिया रिबेलियन अगेंस्ट द अहोम रूल। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और मोरान कम्युनिटी क्या है? दे वेर बेसिकली एसोसिएटेड विद द शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड ऑल्सो इन असम। सो दिस पॉइंट्स, दिस कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ऑलराइट, द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया श्रीलंका। सो दिस इज योर टॉपिक ऑफ GS2। इट विल कम अंडर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। तो न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में आया है कि आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही रिच्ड कोलंबो श्रीलंका टू डिस्कस की इश्यूज विथ श्रीलंकन प्रेसिडेंट। ये है आज का न्यूज़। तो ये जो है ये बेसिकली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, कि जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल टाइज। और जो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो कुछ सालों से जो संबंध है वो कुछ खास नहीं है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या सजेशंस आप दोगे? तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। तो लेट्स सी सम पॉइंट्स ऑफ इंडिया श्रीलंका टाइज। फर्स्ट जो है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। फर्स्ट पॉइंट, शेयर्ड हेरिटेज थ्रू बुद्धिज़्म। तो अगर आप देखने के लिए जाओ, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रॉन्ग बुद्धिज़्म लिंक है। क्या है हिस्ट्री में? जो हमारे एम्परर अशोका थे, एम्परर अशोका's चिल्ड्रन महिंदा एंड संघमित्ता। आप लोगों ने ये हिस्ट्री में पढ़ा है ज़रूर। महिंदा और संघमित्रा दे इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज़्म टू श्रीलंका। याद रखिएगा, इन द 3rd century BCE। In the 3rd century BCE, महिंदा और संघमित्रा दे इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज़्म इनटू श्रीलंका। उसके साथ साथ जो और कुछ हिस्टोरिकल बॉन्ड या फिर एंशियंट बॉन्ड है, जैसे कि आप रिलीजियस साइट अगर देखते हो, जैसे कि इंडिया में बोध गया इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। सिमिलरली एक सेम प्लेस श्रीलंका में भी है जो जिसका नाम है अनुराधापुरा। याद रखिएगा, अनुराधापुरा। जैसे कि इंडिया में बोध गया है, श्रीलंका में है अनुराधापुरा। तो ये रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। एंशिएंट हिस्ट्री के जो पार्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो टाइज है वो किस टाइप के टाइज है? जैसे कि अबाउट द तमिल पॉपुलेशन इन बोथ द कंट्री। जैसे कि इंडिया में
the Tamil population in Tamil Nadu, also Sri Lanka में, in the northern Sri Lanka there is also a significant Tamil population. So there is also a historical and cultural ties. उसके बाद political and diplomatic ties अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर आप 1948 के बारे में, पहले 1948 अगर हम देखते हैं, वहाँ पर इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने श्रीलंका को पहली बार, सबसे पहला उन्होंने एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया है. सो इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन श्रीलंका, सबसे पहले. उसके बाद 1962 में इंडिया और श्रीलंका के बीच एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुआ. और आए दिन हम देखते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच एक हाई लेवल एंगेजमेंट हमेशा रहता है. देयर आर फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज. जॉइंट वर्किंग ग्रुप, इंडिया और श्रीलंका के बीच देयर आर जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स विच आर वर्किंग ऑन एरियाज लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स, टूरिज्म, डिफेंस और अदर डेवलपमेंटल कोऑपरेशन. उसके बाद और भी कुछ आपको इंडिया के एफर्ट्स देखने को मिलेंगे. इंडिया हैड ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन श्रीलंकाज पीस एफर्ट्स. आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप ये एनालिसिस सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप हमेशा एक पेन और पेपर लेके बैठिए. कुछ चीज़ शायद मैं फ्लो में समझा जाता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ. ये सब अगर आप भी नोट डाउन कर लो, सिर्फ कीवर्ड्स अगर आप नोट डाउन कर लो, तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरा पर्पस फुलफिल हुआ है. और मैं आप लोगों से एक सजेशन मांगूंगा कि इफ़ यू फील लाइक कि सर आप ज़्यादा फास्ट जा रहे हो, सर आप थोड़ा सा टेम्पो थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, तो मैं स्लो कर दूंगा. अगर आपको लगता है कि मैं स्लो जा रहा हूँ, तो आप उसको 1.5x में या फिर 1.25x में भी देख सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस, बिकॉज द टेक्नोलॉजिकल टूल्स आर इन टू योर हैंड्स. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि श्रीलंका में इंडिया ने बहुत सारे पीस एफर्ट्स में अपना रोल प्ले किया है. जैसे कि इन 1983 से 2009 में जो श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ था, उसमें भी इंडिया ने एक वेरी इम्पॉर्टेंट रोल एज अ मीडिएटर इंडिया ने प्ले किया है. ऑल्सो इन 1987 अगर आप देखते हो, देयर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इंडिया इन प्रिपेयरिंग द इंडो श्रीलंका अकॉर्ड. ठीक है, ये सब आप लोग जब अपना रिवाइज करोगे, R&D करोगे, आप ये देख लीजिएगा. और बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स एनालिसिस अगर मैं एक टॉपिक का अगर बोलने के लिए जाऊँ, तो ये शायद 2-3 घंटे का एक लेक्चर हो जाएगा, विच कैन नॉट बी अफोर्डेड नाउ. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट चलिए अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंटल कोऑपरेशन अगर हम देखते हैं कि इंडिया इज श्रीलंकाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. मतलब फ्रॉम द point of view of Sri Lanka, India is the largest trading partner, especially in exports. India-Sri Lanka Free Trade Agreement has also been signed in the year 2000. और एक significant amount of bilateral trade happens between India and Sri Lanka, that is around $5 billion के आसपास. ओके, तो अगर आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखने के लिए जाओ कि इंडिया हैज़ ऑल्सो डन सो मेनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, लाइक इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ओवर $4 बिलियन इन लाइन्स ऑफ क्रेडिट और ग्रांट. लाइन्स ऑफ क्रेडिट मतलब कि ये लोन दिया गया है $4 बिलियन तक का इन इंस्टॉलमेंट्स. लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब अभी थोड़ा सा दिया गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा दिया गया, दैट इज नोन एज द लाइन्स ऑफ क्रेडिट. ऑल्सो एंड अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रांट हैज़ ऑल्सो बी गिवन इन सर्टेन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका. उसके साथ इंडिया ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी किया है इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस एंड उसके साथ रेलवे रिहेबिलिटेशन फ्रॉम कोलंबो टू जाफना में भी इंडिया ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है, ये अलग से एक पॉइंट होगा. हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस और रेलवे रिहेबिलिटेशन फ्रॉम कोलंबो टू जाफना क्यों किया गया है इंडिया में? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द तमिल पॉपुलेशन की ईस्टर्न तमिलनाडु में या फिर ईस्टर्न श्रीलंका में या फिर नॉर्दर्न श्रीलंका में तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा है उस, और इंडियाज़ इंटीग्रल पार्ट इज़ द तमिलियंस. सो
उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए इंडिया ने वहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए हैं। ऑलराइट, तो इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज और रिनोवेशन ऑफ कनकेस्थनुरई हार्बर और पलालाई एयरपोर्ट। तो इन सब जगह के नाम अगर हो सके तो आप याद रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसीड। तो अभी ये इश्यूज़ क्या है जो कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो श्रीलंका में गए हैं बात करने के लिए, तो डेफिनेटली ही विल बी टॉकिंग अबाउट द इश्यूज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो सबसे बड़ा जो इशू है वो है द फिशरमैन इशू। इट इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड और सबसे बड़ा इशू यही है इंडिया और श्रीलंका के बीच। तो क्या है ये इशू कि जो इंडियन फिशरमैन है दे फिशिंग करते करते दे क्रॉस द मैरीटाइम बाउंड्रीज नियर द पार्क स्ट्रेट, कि दिस इज़ द स्ट्रेट बिटवीन इंडियन मेनलैंड एंड श्रीलंका। जो श्रीलंका और इंडिया के बीच से जो स्ट्रेट गुजरता है उसका नाम क्या है, पार्क स्ट्रेट। तो वो पार्क स्ट्रेट में बहुत बार इंडियन फिशरमैन अपना बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं वो। तो उसके वजह से व्हाट हैपेंस, द श्रीलंकन पुलिस, जो श्रीलंकन पुलिस है तो वो क्या करते हैं, जो कोस्ट गार्ड है वो इंडियंस को अरेस्ट कर लेते हैं। द अरेस्ट और डिटेन द इंडियन। बहुत से मूवी में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा कि वो अरेस्ट करके रख देते, न्यूज़ में तो आता ही रहता है ये। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग इशू विच एक्चुअली नीड्स अ बेटर रेगुलेशन। जॉइंट पेट्रोलिंग करना, अभी ये बात सिर्फ इंडिया का नहीं है, श्रीलंका का भी होता है कि श्रीलंका से भी फिशरमैन इंडिया के साइड आ जाता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड उनको भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। तो इसका क्या किया जाए, इसका बात बहुत बार हो चुका है, इस बार भी श्री नरेंद्र मोदी जी वो आज भी वो लेके बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ द एथनिक तमिल इशू, कि इंडिया जो है, इंडिया एडवोकेट्स फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू तमिल्स। अगर आप श्रीलंका में देखो, श्रीलंका में जो गवर्नमेंट इतने सालों से है इसका बहुत ही पॉपुलर है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आप एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ज़रूर पढ़े हो, दैट इज़ द मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। कि श्रीलंका में जो दो इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ है, एक है सिन्हालीज और दूसरा है तमिल्स। और सिन्हालीज जो है ये है मेजॉरिटी और तमिल जो है वो है श्रीलंका में माइनॉरिटी, ठीक है। सो जो पावर है ज़्यादातर श्रीलंका में वो सिन्हालीज के पास है और तमिल्स के पास कम है। तो और तमिल जो है, इंडिया हमेशा तमिल्स को सपोर्ट करेंगे क्योंकि तमिल्स जो है वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। सो इसीलिए इंडिया विल एडवोकेट द डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू तमिल, जो कि ऑलरेडी 13th अमेंडमेंट फ्रॉम इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हो चुका है, उसको लेके भी बात किया जाएगा। उसके साथ जो आज के डेट में बहुत बड़ा एक टेंशन है, दैट इज़ चाइनीज़ प्रेजेंस इन श्रीलंका। आपने सुना होगा अबाउट द हम्बनटोटा पोर्ट, कि चाइना जो है वो क्या करता है, उसका एक डेट डिप्लोमेसी पॉलिसी है या फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जिसको कहा जाता है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो व्हाट हैपेंस इन दिस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कि चाइना जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है, स्पेशली द इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़, वो उन सब कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के नाम पे वो डेट देते हैं, लोन देते हैं। और जो वो बोरोइंग कंट्री जो जब वो एग्रीव्ड, आफ्टर बीइंग एग्रीव्ड, इफ़ दे कैन नॉट रिपे द लोन, तब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो चाइना अपने नाम पे कर लेता है, लीज पे ले लेता है। जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने क्या किया, पहले बोला था कि श्रीलंका को बनाने के लिए, फिर श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, इसके वजह से श्रीलंका ने चाइना से ही वही पोर्ट बनाने के लिए लोन लिया था। और वो लोन रिपे ना करने के लिए वो उसने लोन रिपे नहीं कर पाया, इसके वजह से चाइना को वो हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे देना हुआ। ऑलराइट, सो उसको कहा जाता है द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन श्रीलंका, कि एक्चुअली 2020 से कोविड के टाइम से श्रीलंका में एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ। इवेंचुअली इन 2022 श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला, सिविल अनरेस्ट देखने को मिला और डेट डिफ़ॉल्ट, श्रीलंका हो या फिर इंडिया का हो, उन्होंने डेट डिफ़ॉल्ट भी किया था। तो वो कुछ रिलेटेड इशू है इंडिया और श्रीलंका के बीच, दैट दे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टाइम। Okay, let's move on to the next news, that is US tariff
may cut India's GDP. आज मेजर न्यूज़पेपर्स में ये आया है फिर से अबाउट द रेसिप्रोकल टैरिफ, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है CNA में। तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफ USA, उसके वजह से इंडिया का GDP कम होगा, कम हो सकता है। हाउ? तो आज का जो हमारा जो इंटेंशन है इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ये वाला जो हम न्यूज़ अभी डिस्कस करेंगे, उसमें हम रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में या फिर अदर टैरिफ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव डन दिस रेसिप्रोकल टैरिफ इन अदर CNAs। आज जो हम डिस्कस करेंगे क्यों, व्हाई और हाउ US इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करने के वजह से इंडिया का GDP कैसे कम होगा। तो ये बात हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूज़ में आज क्या आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, पैर मतलब कट करना, इंडिया का जो GDP है, रियल GDP, वो 2026 के साल वाले में 0.2% से 0.4% क्या होगा, कम होगा। द रियल GDP of India will get lower, the real GDP growth rate will be lower by 0.2% to 0.4%। ऑलराइट, तो ये रिलेवेंट है फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि GDP रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, इन्फ्लेशन रिलेटेड आते हैं, और मेंस में क्या है आपको देखना होगा कि वे फॉरवर्ड फॉर बेटर ग्लोबल ट्रेड, US और इंडिया के बीच ट्रेड को कैसे ठीक करे, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर US नहीं दूसरों के साथ कैसे ग्लोबल ट्रेड को ज़्यादा स्मूथ किया जाए, वो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ इंडिया सेल्फ रिलायंट कैसे बने, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज्ड बाय US ऑन मेजर इकोनॉमीज लाइक इंडिया, UK और अलग अलग कंट्री में US ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ मैंने क्या बोला था, रेसिप्रोकल टैरिफ इट इज़ द टैरिफ इम्पोर्ट ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय वन कंट्री due to the imposition of non-reciprocal tariff on some other country। कि अगर एक कंट्री को लगे, मतलब US को जब लगा था कि अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, UK के साथ उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ सकता है या फिर ट्रेड इम्बैलेंसेस हो सकता है, इसके वजह से उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री वो US गुड्स में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लेता है। और उसके वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी रिसर्च में क्या किया, कट इन्फ्लेशन एडजस्टेड GDP रेट, मतलब रियल GDP, इन्फ्लेशन एडजस्टेड GDP का मतलब क्या है, रियल GDP। आपको पता है GDP दो तरह का हो सकता है, एक है नॉमिनल GDP, एक है रियल GDP। रियल GDP क्या है, इट इज़ द GDP कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब प्राइस चेंज ना करके, मतलब बेस ईयर जो प्राइस होगा, बेस ईयर प्राइस के ऊपर जो GDP कैलकुलेट होगा उसको कहा जाता है रियल GDP। अगर GDP कैलकुलेट किया जाए, GDP कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, सॉरी GDP कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस, तो उसको कहा जाता है नॉमिनल GDP। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड GDP अगर बोले आपके क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा ये रियल GDP है। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट ना करके GDP निकाले तो उसको कहा जाएगा नॉमिनल GDP। तो रियल GDP में क्या बोला गया कि GDP जो है 6.6% तक आएगा इंस्टेड ऑफ 6.8%। इस बार बजट में जो हमारा रियल GDP का फोरकास्ट है वो है 6.8% GDP ग्रोथ रेट, पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है US के वजह से ये 6.6% आएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर भी न्यूज़ का कटआउट देख सकते हो कि ये वाला देखिए आप, द टैरिफ इफेक्ट विल रिड्यूस दिस टू 200.3 लाख करोड़, मतलब जो GDP है वो 200.3 लाख करोड़ तक आएगा, एज इट वुड ग्रो एट 6.6 इंस्टेड ऑफ 6.8। ठीक है, जो कि पहले बजट में क्या दिया गया था, बजट में दिया गया था 200.7 लाख करोड़ इंडिया का GDP होना है, पर बैंक ऑफ बड़ौदा का रिसर्च कहता है कि 200.3 लाख करोड़ होगा, 0.7 नहीं होगा। सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, उसके साथ और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक बार्कलेज, उन्होंने भी GDP जो एस्टिमेट है उसको भी ट्रिम किया है 6.5% इंस्टेड ऑफ 6.8%, और उनके हिसाब से जो है वो 200.1 लाख करोड़ शायद GDP इंडिया का होगा इंस्टेड ऑफ 200.7। तो जो हमें डिस्कस करना है, हमें करना है कि ये क्यों होगा, US अगर टैरिफ इंक्रीज करे तो इंडिया का रियल GDP क्यों कम होगा। ठीक है, तो टैरिफ जो है, टैरिफ क्या है, टैरिफ्स आर द टैक्सेस, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी दैट अ कंट्री पुट्स ऑन इंपोर्टेड गुड। ठीक है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी।
सो इफ़ द यूएस इंक्रीजेस टैरिफ, मतलब अगर यूएस इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करे तो इंडियन प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा यूएस मार्केट में। यही चीज़ हमें समझना है। देखिए, तो ये है यूएस और ये है इंडिया। यूएस क्या कर रहा है, इंडिया से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, और यूएस ने अभी क्या किया, टैरिफ को इंक्रीज कर दिया। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जो है, मैं आईडी बोल के लिख रहा हूँ, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंक्रीज हो गया है। अगर यूएस इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करे तो ये गुड्स क्या हो जाएगा, ये कॉस्टली होगा कि नहीं होगा, ये एक्सपेंसिव होगा कि नहीं होगा, यस ये एक्सपेंसिव होगा। तो अगर इंडिया का सामान अगर यूएस मार्केट में कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव हो रहा है, उसका मतलब इट विल लीड टू लेस डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, कि यूएस के लोग समझेंगे कि इंडिया का जो सामान है वो ज़्यादा दाम का है तो डिमांड कम होगा। क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड है इकोनॉमी में, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ठीक है, अगर प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा, अगर प्राइस ज़्यादा होगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। सो ये है लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी। तो सेम इंडिया का कॉस्टली गुड्स का डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर डिमांड कम हो जाए तो इंडिया का जो रेवेन्यू जनरेशन है, तो अगर लोगों को यूएस में लोगों को इंडियन सामान खरीदना ही नहीं है तो इंडिया का क्या होगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा, राइट। तो अगर हम इंडिया का जीडीपी अगर देखें, जो जीडीपी फॉर्मूला है एज पर एक्सपेंडिचर मेथड, याद रखिए कि जीडीपी इन इंडिया इज कैलकुलेटेड इन एक्सपेंडिचर मेथड, जो है सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, एम का मतलब है इंपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया में जितना खर्चा होता है उस हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है बाय एडजस्टिंग द नेट एक्सपोर्ट। तो मान लीजिए कि एक्सपोर्ट यहाँ पर प्लस एक्स है, एक्सपोर्ट अगर कम हो जाए तो इंडिया का जीडीपी भी कम होगा, क्योंकि ये सब प्लस है। ये सुनो, आई रिपीट कि अगर एक्सपोर्ट कम हो जाए तो इंडिया का जीडीपी भी कम होगा, राइट। फाइन, तो ये है लोअर एक्सपोर्ट रेवेन्यू विल लीड टू लोअर जीडीपी। तो यहाँ पर ही हमें टॉपिक मालूम चल गया कि क्यों होना है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अभी अगर उसका इम्पैक्ट अगर देखने के लिए जाओ, एक्सपोर्ट डिमांड अगर कम होता है, एक्सपोर्ट डिमांड अगर कम होता है तो इंडियन इंडस्ट्री में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इंडियन इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि बाहर यूएस में डिमांड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कम प्रोडक्शन करना है, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं तो प्रोड्यूस क्यों करेंगे। सो दैट विल क्रिएट एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, तो इंडियन इंडस्ट्रीज में अगर इफेक्ट होगा तो करेंसी और इन्वेस्टमेंट में भी इफेक्ट होगा। तो इंडियन इंडस्ट्रीज अगर थोड़ा सा ठंडा बैठ जाए ड्यू टू दिस, थोड़ा हो ज़्यादा हो जितना भी हो, तो जो इन्वेस्टमेंट है, तो आप और मैं एज एन इन्वेस्टर क्या उस टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो कि ग्रोथ स्लो कर रहा है या फिर ग्रोथ कम हो रहा है, उसमें क्या हम इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। चलिए हम अगर मान ले कि हम इंडियन हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, नहीं आएंगे या फिर बहुत कम आएंगे। सो दैट विल अगेन लीड टू इंडियाज लोअर जीडीपी, क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा है तो काम और भी ज़्यादा कम होगा। अल्टीमेटली इट विल बी अ चेन रिएक्शन। ऑलराइट, मतलब क्या होगा कि इफ़ यूएस टैरिफ सिग्नल ब्रॉडर ट्रेड टेंशन, इट कैन रिड्यूस ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो वही जो मैंने बोला है कि डिमांड कम होने की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज विल नॉट परफॉर्म। तो इंडियन इंडस्ट्रीज अगर परफॉर्म ना करे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगा तो काम और ज़्यादा कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कम आएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड इट विल लीड टू अ चेन रिएक्शन। ऑलराइट, तो उसका भी सोल्यूशन क्या है। तो इंडिया को अगर क्या अभी यूएस ने अगर टैरिफ लगा दिया तो इंडिया भी क्या करेगा, व्हाट इज़ द रिबाउंड, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, इंडिया को अभी क्या करना है। तो इंडिया जो सजेशन हम दे सकते हैं यहाँ पर, हम बोलेंगे कि नंबर 1, इंडिया कैन डाइवर्सिफाई इट्स मार्केट। इंडिया अपना जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है कि हाँ यूएस में ठीक है ट्रेड थोड़ा सा कम हो गया है, पर इंडिया नया मार्केट एनहेंस करेगा, एक्सप्लोर करेगा, जैसे कि यूरोप में बेचेगा, अफ्रीका में बेचेगा, या सबसे ज़्यादा अच्छा है साउथ ईस्ट एशिया में वो बेचेगा। इंडिया यूएस के साथ हो और अलग कंट्रीज के साथ हो, इट विल नाउ गो फॉर न्यू नेगोशिएशन ऑफ ट्रेड डील्स। नए अगर पुराना वाला ख़राब हो चुका है तो नए ट्रेड डील्स इंडिया साइन करेंगे। ठीक है, और उस नंबर 3 जो मैंने यहाँ पर आपको रिलीवेंस में क्या बोला था, सेल्फ रिलायंस, तो इंडिया विल गो फॉर सेल्फ रिलायंस।
इन टर्म्स ऑफ डिमांड। तो इंडिया विल गो फॉर क्रिएटिंग डोमेस्टिक डिमांड कि ठीक है, अगर बाहर में हमारा सामान नहीं बेच रहा है तो हम इंडिया में ही डिमांड क्रिएट करेंगे टू एनहेंस आवर इंडस्ट्रीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज अ टॉपिक फ्रॉम GS3 एज वेल एज GS1। ये जो टॉपिक है ये GS3 में भी आ सकता है, GS1 में भी आ सकता है। क्या है इसका नाम है अगस्त्य मलई। तो अगस्त्य मलई क्या है? अगस्त्य मलई इट इज इंडियाज वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स which is in Western Ghats and it is a UNESCO World Heritage Site. Sorry, UNESCO's recognized biosphere reserve under Man and Biosphere Program, which will be under GS2 Environment and Ecology and GS1 Indian Geography में भी ये आएगा। तो क्या है न्यूज़? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द CEC टू सर्वे फॉरेस्ट इन अगस्त्य मलई फॉर एनक्रोचमेंट कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट अगस्त्य मलई में हुआ है उसके एक सर्वे करने के लिए बोला गया है। ऑलराइट, तो लेट्स सी। ओके, फिल्म्स कॉन्टेक्स्ट में क्या है? अगस्त्य मलई बायोस्फीयर रिजर्व, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है, वो कहाँ है, क्या है। वेस्टर्न घाट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूनेस्को रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, MAB रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं फिल्म्स में। और मेंस में क्या आएगा? मेंस में कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, एनक्रोचमेंट इश्यूज एटसेट्रा रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उनको डायरेक्शन दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि अगस्त्य मलई में एनक्रोचमेंट सर्वे किया जाए। तो वी विल रीड अबाउट द अगस्त्य मलई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो अगस्त्य मलई बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? ये है केरला और तमिलनाडु में। तो अगर आप यहाँ पर मैप देखते हो कि यहाँ पर ये छोटू सा दिया गया है, उसको अगर जूम करें हम तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज योर केरला और दिस इज योर तमिलनाडु, राइट। तो इस एरिया में स्प्रेड है अगस्त्य मलई बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट which covers around 3,500 square kilometer with the core area being part of the Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve in Tamil Nadu। तो हम ये सब समझेंगे ये कोर एरिया क्या है and what is all these things। So let's talk about कि what is a biosphere reserve। ये आपका थोड़ा सा बेसिक का क्वेश्चन हो गया है। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये एक एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर एक एरिया है जिसको डिमार्केट कर दिया गया है या फिर डिजिग्नेटेड कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली एक एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंट एक जगह है जहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रेस्पेक्ट किया जाएगा और साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो ये आता है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर, जो विच वॉज लॉन्च्ड इन 1971। ठीक है, तो ये एक फॉरेस्ट एरिया है। तो ये क्या है? ये जो एरिया है उसको 3 भाग में बांटा गया है जिसको कहा जाएगा ट्रांजिशन एरिया, बफर एरिया और कोर एरिया। कोर एरिया जो है वो एकदम बीच वाला है, देखिए एकदम डार्क ग्रीन में यहाँ पर है, इट इज़ द कोर एरिया। तो कोर एरिया इट इज़ वेरी हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पर जाना भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इस कोर एरिया में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च इज़ अलाउड, नथिंग एल्स। कोर एरिया से जब आप बाहर जाओगे वहाँ पर जो लाइट ग्रीन में है इट इज़ द बफर एरिया, जहाँ पर कोर एरिया से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, चीज़ें अलाउड है। जैसे कि आपका वहाँ पर रिसर्च तो होगा ही, एडुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस के लिए वहाँ एडुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस के लिए अलाउड है। उसके साथ टूरिज़्म और रिक्रिएशन भी अलाउड है पर थोड़ा सा कंट्रोल्ड, और ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड है बट इट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड। देखिए आप यहाँ पर कम घर है, ये ब्राउन वाला घर है, तो ह्यूमन सेटलमेंट इज़ अलाउड बट इट इज़ वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टेड। और जब आप ट्रांजिशन एरिया में चले जाओ तो वहाँ और ज़्यादा लिबरल है कि जहाँ पर रिसर्च हो, ह्यूमन सेटलमेंट हो, एडुकेशन, ट्रेनिंग, टूरिज़्म ज़्यादा अलाउड है कि यहाँ पर घूमो फिरो। मतलब जो ट्राइबल पीपल है वहाँ पर उन्होंने घर बनाया, टूरिज़्म रिलेटेड वो क्या बोलते हैं उसको रिजॉर्ट्स बनाए हैं, वो यहाँ होगा। इन सब जगह में ये ज़्यादा नहीं होगा और कोर एरिया में तो अलाउड है ही नहीं। रिजॉर्ट, होटल, रेस्टोरेंट बनाना कोर एरिया में अलाउड है ही नहीं। ठीक है, दैट इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हो तो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है
Out of those 18 biosphere reserve, 12 of them are recognized under Man and Biosphere Program. तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दिया है पूरा 18 बायोस्फीयर रिजर्व का. यहाँ पर आप नंबर 1 से नंबर 18 तक पढ़ सकते हो. आई एम नॉट जस्ट रीडिंग इट आउट, ठीक है. और जो कि ग्रीन कलर में दिया गया है, दोज आर द 12 बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैप, ठीक है. ये ग्रीन वाला याद रखिए, ग्रीन वाला, ठीक है. यहाँ से आप ये सीख लीजिएगा. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है. मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं. एनीथिंग कैन कम. अगर आप असम में देखते हो, असम में क्या है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है विच इज़ नॉट अंडर मैप. तो असम में और क्या है, डिब्रू साइखवा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है. तो यहाँ से आप देख लीजिएगा from 1 to 18. Next is, and the last one is your Thenjawal. Thenjawal, it is a name of a place which we will be covering under GS3 urban development. और ये place कहाँ है, ये है मिजोरम में. न्यूज़ में क्या आया है, जो मिजोरम के जो CM है, he is waiting for प्राइम मिनिस्टर्स नॉड, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ग्रीन सिग्नल कि उनको थेंजावल को एक पीस सिटी बनाना है. क्या सिटी बनाना है, पीस सिटी बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डिस्कसिंग द थेंजावल, लेट्स डिस्कस कि ये पीस सिटी क्या है. पीस सिटी, इट इज़ एक्चुअली अ रिकॉग्नाइज्ड सिटी. एक जगह है, सिटी नहीं भी हो तो एक जगह है, which is dedicated for, which will be dedicated for promoting peace and harmony, मतलब नॉन वायलेंस. अगर आप इसके फीचर अगर देखने के लिए जाओ तो यहाँ पर लोगों के बीच अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो देयर विल बी इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. पॉपुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, पॉपुलेशन कम होगा पर जो भी पॉपुलेशन के बीच कन्फ्लिक्ट होगा या फिर सरकार और लोगों के बीच अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो वो कन्फ्लिक्ट सब तुरंत ही रिजॉल्व किया जाएगा. इट विल एनकरेज कल्चरल टॉलरेंस को वो प्रमोट करेंगे, ना कि कम्युनिज्म को. जहाँ सिखाया जाएगा अबाउट द को एग्जिस्टेंस बिटवीन पीपल, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इट विल एंगेज इन पीस एडुकेशन, स्कूल्स और कम्युनिटीज़ के बीच पीस एडुकेशन को प्रमोट किया जाएगा. सपोर्ट किया जाएगा ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस को. इट विल सपोर्ट ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस. So it will ultimately become a symbol, or it will also dedicate monuments for peace also. So that is the concept of peace city जो थेंजावल को डिक्लेयर करना है. तो अभी हम देखेंगे कि इस थेंजावल में ये ऐसा क्या खास है कि उसको पीस सिटी डिक्लेयर किया जाए. तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, दीज आर ऑफ थेंजावल सिटी और टाउन. तो अगर आप यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखते हो तो थेंजावल जो है वो मिज़ोरम में कहाँ है, वो मिज़ोरम में शेरशिप डिस्ट्रिक्ट which is located about 43 km from Aizawl, which is known for its natural beauty, waterfalls, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वाटरफॉल्स है, हैंडलूम वीविंग और इको टूरिज्म. थेंजावल का मेन अट्रैक्शन क्या है, मेन अट्रैक्शन है द वनतवांग फॉल्स. वनतवांग फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मिजोरम. नेक्स्ट इज तुईरियाहू फॉल्स. तो ये है आपका तुईरियाहू फॉल्स. इट इज़ द तुईरियाहू फॉल्स. इसका सिग्निफिकेंट क्या है, ये जो फॉल देख रहे हो उसके पीछे से भी आप जा सकते हो. यू कैन गूगल एंड सी. देन देर इज चोंगचिलीपुक. चोंगचिलीपुक, इट इज़ अ केव. दिस इज द चोंगचिलीपुक. इट इज़ अ केव. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर केव, टूरिस्ट अट्रैक्शन है. देन देर इज थेंजावल डियर पार्क और ट्रेडिशनल मिजोपुआन वोवेन स्कर्ट. ये कुछ ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं, ठीक है. तो ये जो कंटेक्स्ट है अबाउट थेंजावल, ये क्यों किया जाएगा, इट विल क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम टू प्रमोट पीस. उसके साथ मिजोरम का जो टूरिज्म है वो भी प्रमोट होगा. वी नो कि नॉर्थ ईस्ट इट इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द अर्थ. तो अभी भी बहुत ही
अनएक्सप्लोर्ड जगह है नॉर्थ ईस्ट में जो भी एक्सप्लोर करने लायक है, तो उसी में गवर्नमेंट्स, हर एक स्टेट का गवर्नमेंट, असम हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, दे आर गिविंग देयर एफोर्ट इन प्रमोटिंग नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म। तो ये थेंजावल वाला जो टॉपिक है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो टूरिज्म रिलेटेड टॉपिक मेंस में भी आ सकता है, तो ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है। Alright, so now we are in the end of our session. So the last one, there are 3 MCQs that I have put here. आप इनको अच्छे से पढ़िए, जैसे कि the first MCQ is related to Bodo tribe, the second MCQ is related to Biosphere Reserve of Assam, and the last MCQ is related to trade barriers. तो इनको अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस को देखकर आप आंसर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. डू आंसर दैट. ऑलराइट, इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन आवर स्टडी मटेरियल्स, अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल्स देखना है, यू कैन विजिट आवर CSCPIS अकेडमी और कॉल आवर CSCPIS अकेडमी इन दिस नंबर. यू कैन जस्ट लुक इनटू आवर स्टडी मटेरियल्स. और आपको अगर ये लगता है कि आवर स्टडी मटेरियल्स कैन हेल्प यू, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर बोथ योर प्रीलिम्स और मेंस, तो you can order it. So thank you so much. We have completed our 5th April CNA. We will be meeting to the next day. Thank you so much. Take care and all the best.